विशाल जी, बहुत स्वागत है आपका जी मीडिया के इस कार्यक्रम में। धन्यवाद। तो ये हमारा कार्यक्रम है अब की बार किसकी सरकार। विशाल जी को क्या लगता है? बिल्कुल एनडीए की सरकार आने वाली है, क्योंकि विपक्ष के पास कोई मुद्दा ही नहीं रह गया। जितने भी मुद्दे उन्होंने उठाए थे, वो जो हमारी तैयारियां ऑलरेडी पहले से थी, उन्हीं चीज़ों को वो उठा रहे थे। और हमारी माननीय नीतीश कुमार जी की सरकार, हमारी प्रधानमंत्री जी की सरकार, जो आप देख रहे हैं कैबिनेट में जिस तरह से हम लोग जैसे कैबिनेट में चीज़ों को पारित कर रहे हैं, तो विपक्ष के पास कोई ऐसा मुद्दा ही नहीं है कि वो चुनाव में जा पाए। तो हमें लग रहा है बिल्कुल कि ये इस बार फिर से एनडीए की सरकार आने वाली है। लेकिन विशाल जी, आपको तो पूरा 5 साल मिला नहीं, बहुत कम समय आपको मिला, तो ऐसे पब्लिक ने तो बहुत सारी डिमांड रखी होगी, क्या पूरा कर दिया आपने? जी देखिए, हमारा जो क्षेत्र था वो 196 तरारी विधानसभा भोजपुर ज़िले से आता है, जहाँ पे आप देखेंगे कि 9 साल से वहाँ पे CPI-ML की कैंडिडेट थे जी। उनका एजेंडा विकास होता ही नहीं है। उससे पहले भी हमें 5 साल मिला था। उस 5 सालों में हमने काफ़ी विकास किया। माननीय नीतीश कुमार जी की सरकार उस वक्त भी थी। उसके बाद हमें फिर 9 महीने मिले, तो हमने चुनाव में एक नारा दिया था। वो नारा था 9 वर्ष बनाम 9 महीने। 9 महीने। तो हमने अपने वादे के हिसाब से जो हमारे टारगेट्स थे, लगभग हम लोग उसको क्रॉस कर गए हैं। लेकिन जो वहाँ की जनता की विकास की भूख है, अभी भी उन्हें लग रहा है कि अभी और मौका एनडीए की सरकार को देनी चाहिए। नहीं तो ऐसे 9 महीने में आपने कोई बड़ा काम किया हो वो बता दीजिए पब्लिक को, क्योंकि जाहिर सी बात है कि चुनाव सामने है बिल्कुल। हाँ, देखिए, इस 9 महीने में मुझे जो एनडीए का समर्थन मिला, भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों का समर्थन मिला, हमारे नीतीश कुमार जी के कैबिनेट का समर्थन मिला। इस समर्थन में मुझे 9 महीने में मैंने 943 करोड़ रुपए की योजनाएं अपने यहाँ स्वीकृत कराई। साथ में इंडस्ट्रियल एरिया, जो हमारे क्षेत्र में 249 एकड़ भूमि को हमने इंडस्ट्रियल एरिया में कन्वर्ट कराया। ये हमारे लिए काफ़ी एक ऐसा वो क्षेत्र आता है, उस क्षेत्र के लिए ये बहुत ही बड़ी बात है कि हम उस एरिया में अपने लोगों को रोज़गार दे पाएंगे। हमारी बहुत सारी बिजनेसमैन इंडस्ट्रियलिस्ट से भी बात हुई और हमने अपने वित्त मंत्री से भी उनकी मुलाकात कराई। उन्होंने वादा दिया है कि बिल्कुल स्टेट टैक्सेस उनके लिए माफ़ किए जाएंगे, बिजली बिल में भी माफ़ी दी जाएगी, साथ में 1 रुपये में 10 एकड़ भूमि उनको दी जाएगी। साथ में सुरक्षा की बात, जो कि वो बोलते हैं, जितने भी बिजनेसमैन से हमारी मुलाकात हुई, उनका एक डर बना रहता है कि बिहार, उनके दिमाग में अभी भी वही परसेप्शन है कि बिहार वही है। लेकिन अभी जैसे कि हमारे नीतीश मिश्रा जी हैं उद्योग मिनिस्टर, उनका ये कहना है कि आप हमारी अच्छाइयों को भी बाहर लेके जाइए। अगर आप हमारी अच्छाइयों को लेके जाएंगे तो इन्वेस्टर्स यहाँ पे आएंगे। तो हमारा पूरा प्रयास है कि आने वाले 5 साल के अंदर हम वहाँ पे ऐसा उद्योग स्थापित करें कि हमारे जितने भी युवा भाई और बेरोजगार लोग हैं, उनको अपने घर में अगर रोज़गार मिलेगा तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात होगी। ठीक है। नहीं विशाल जी, जिस इलाके से आप आते हैं शाहाबाद, उसमें लोकसभा चुनाव में हमने देखा कि बाकी बिहार में तो सारी सीटें जीत गई, लेकिन शाहाबाद में जो परफॉर्मेंस रहा एनडीए का वो ठीक नहीं रहा। हालांकि बाद में उपचुनाव आप जीत गए, लेकिन ये सवाल है कि क्या वो चीज़ें दुरुस्त कर ली गई हैं और क्या उसका असर विधानसभा चुनाव में नहीं पड़ेगा? जी देखिए, जो हमारा रेंज रहा बक्सर या फिर आरा, सासाराम, जहानाबाद, औरंगाबाद, ये पूरा रेंज जो हम लोगों ने खोया है, उसके पीछे जो मिस्टेक हुआ, उस मिस्टेक को लेके समीक्षा की गई। उस समीक्षाओं में जो चीज़ें सामने आई हैं, उसको हम लोगों ने इतनी अच्छी तरीके से पैक किया है कि जो भी हमसे छोटी बहुत भूल हुई थी, कार्यकर्ता हमारे रुष्ट थे, उन लोगों ने अच्छे से ध्यान नहीं दिया था, तो इन सब चीज़ों को हम लोगों ने ठीक कर लिया है। और आने वाले चुनाव में कुछ गलतियां भी हुई थी टिकट्स बंटवारे को भी लेके, वो भी हमारे जो सीनियर लीडर्स हैं उस पर वो ध्यान दे रहे हैं। और मुझे बिल्कुल लगता है कि अच्छी लोगों को टिकट मिलेगी, अच्छे जो कार्य करने वाले लोग हैं उनको अगर टिकट मिलेगी तो हमारी शाहाबाद रेंज की जनता हमेशा विकास के लिए, अच्छे मुख्यमंत्री भी हम लोग दे चुके हैं, तो अच्छे लोगों को चुन के जरूर भेजेगी। और वो हम तो क्या कहें, जैसे उसके बाद हमने देखा कि रामगढ़ में विधानसभा का उपचुनाव हुआ, वहाँ विपक्ष हारा, आरजेडी की हार हुई, या फिर आप अपनी सीट से जीत कर आए, जो वो भी सिटिंग सीट हुआ करती थी। तो क्या वो मेरा सवाल यही था कि क्या वो भरपाई हो चुकी है जो आपको लोकसभा चुनाव में जितना बड़ा डेंट लगा था शाहाबाद के इलाके में?
हमारी भरपाई हम ये नहीं कह सकते कि भरपाई हो गई है। ये भरपाई तो लोकसभा के चुनाव में हमें नुकसान हुआ था, वो भरपाई हम विधानसभा के चुनाव से नहीं कर सकते हैं। हाँ, लेकिन जो कमियां थी हमारी, जिस पे समीक्षा हमारी की गई कि हमने शाहाबाद रेंज में जो भी नुकसान हुए थे सीटों के, वो किस कारण से हुए थे, वो कारण की समीक्षा हो गई है और उसको भरपाई आगे आने वाले लोकसभा चुनाव में आप देखेंगे कि हम सबसे बेहतर उस साइड से लेके आएंगे। ठीक है, आप युवा हैं विशाल जी, और युवाओं की बात सब करते हैं। ये कहा जाता है कि बिना युवाओं के कोई चुनाव कोई जीत नहीं सकता, और ये यूथ फैक्टर जो है वो कितना प्रभावी रहेगा इस चुनाव में, और कौन कौन से मुद्दे, क्योंकि नौकरी रोजगार पिछले चुनाव में हमने देखा था सबसे बड़ा मुद्दा था। देखिए, युवाओं की बात तो सब करते हैं, युवाओं का साथ सब लेते हैं, लेकिन युवाओं को जो भागीदारी चाहिए, मैं उस भागीदारी की बात करना चाहता हूँ। आज हमारे देश की आबादी अगर हम देखें तो 22% अप्रॉक्स युवा की आबादी 25 ईयर से लेकर 40 ईयर तक की है। लेकिन हमारी भागीदारी अगर लोकसभा में देखी जाए या विधानसभा में देखी जाए तो काफ़ी कम है, और वो जो भी है वो नेपोटिज्म की वजह से। जो चीज़ें अगर बची हुई हैं, अगर 2-4% भी लोग बच गए, तो जैसे कि मुझे ये लगता है कि युवाओं को सिर्फ आप रैलियों में इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। हमारा देश पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा युवा देश माना जाता है। उस स्थिति से अगर युवाओं की भी भागीदारी, मैं तो, ये मेरा पर्सनल है, ये कोई पार्टी फैक्टर नहीं है, ये मेरा पर्सनल सोच है कि बिहार का सबसे युवा विधायक होने के नाते मेरा ये फैक्टर है कि क्या 22% हमारी आबादी है, हमारे 22% आबादी के हिसाब से क्या ये हिस्सेदारी सारी पार्टियों को नहीं फिक्स करनी चाहिए, ताकि युवाओं की भागीदारी अगर रहेगी तो मुझे लगता है हमारा देश युवा है और हमारी चीज़ें भी थोड़ी तेज़ होंगी, थोड़ी फास्ट होंगी। नहीं तो विशाल जी, एक युवा होने के नाते आप क्या यहाँ से अपील कर सकते हैं कि सभी अपनी पार्टी को कि भाई युवाओं को टिकट ज़्यादा से ज़्यादा मिलना चाहिए बिहार विधानसभा चुनाव में? मैं यही नहीं, मैं बिहार विधानसभा चुनाव की ही बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पूरे देश की बात कर रहा हूँ। अगर हमारा देश पूरे विश्व में सबसे युवा देश है तो हमारी भागीदारी भी, हमें, मेरा तो आह्वान रहेगा सारी पार्टियों से और हमारे देश के जितनी भी बड़ी प्रमुख पार्टियां हैं कि युवाओं के लिए आपको एक सोचना पड़ेगा। जिस रेशियो से आप महिलाओं को 35% दे रहे हैं, उस हिसाब से युवाओं को भी देखें, तो ये मेरा आह्वान हमेशा रहेगा। ठीक, अगला सवाल ये है कि जैसे तरारी की बात हम करें, आपके विधानसभा में आपने कहा कि यहाँ 9 साल तक जो है वो CPI-ML का जो सदस्य है वो यहाँ से जीतता रहा, तो वहाँ पर अब चूंकि चुनाव सामने है, आप जाएंगे पब्लिक के बीच में दोबारा 9 महीने के बाद, तो अभी कौन कौन से मुद्दे हैं जिसको उठाने की ज़रूरत है वहाँ पे? देखिए, वहाँ जो प्रमुख मुद्दा है सिर्फ तरारी में ही नहीं, ये पूरे बिहार का मुद्दा है कि जैसे हमारे यहाँ ग्रामीण सड़क योजना आती है, मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना। आजकल आप गाँव में जाएंगे तो सबसे बड़ी जो परेशानी है वो नाले की है, वो सीवेज सिस्टम की है। सीवेज सिस्टम में भाई भाई के बीच में फाइट हो जाता है, एक कोई भी आपस में अगर उनको रोकना है वो उनका रास्ता रोक रहे हैं, वो उनकी सीवेज सिस्टम को रोक रहे हैं, जिससे सबसे ज़्यादा परेशानी जनप्रतिनिधियों को भी आती है और हमारे जनता को भी आती है। तो हमारा आने वाले चुनाव में सबसे ज़्यादा जो फोकस रहेगा कि क्या हम कोई ऐसा सीवेज सिस्टम ला सकते हैं जैसे मुख्यमंत्री भूमिगत नाला योजना, प्रधानमंत्री भूमिगत नाला योजना, जिससे कि हमारे गांव भी उसी तरह स्वच्छ दिखे जिस तरह आजकल हम स्मार्ट सिटी बना रहे हैं। और पहले से ही प्लानिंग चल रही है। सीवेज सिस्टम की ज़रूरत हमारे गांव को सबसे ज़्यादा है, जिसका प्रभाव हेल्थ और ब्यूटिफिकेशन दोनों पे देखने को मिलता है। ठीक है, विशाल जी, ये तो सवाल हो गया। अभी हमने देखा कि राहुल गांधी की यात्रा हुई थी बिहार में और तमाम विपक्ष के देश भर के बड़े बड़े नेता यहाँ पर पहुँचे थे और वो कह रहे हैं कि आप लोग वोट चुरा लेते हैं, वोट चोरी हो जाती है। इसको किस तरीके से देखते हैं आप? मैं तो इनको ऐसे बोलता हूँ कि जो चोरी हो गए आपके थे, जो चोरी हो गए वो आपके थे। ये कोई बीजेपी का मुद्दा नहीं है, ये किसी पार्टी का मुद्दा नहीं है। ये इलेक्शन कमीशन एक इंडिपेंडेंट बॉडी है। अगर आप कोई भी ब्लेम कर रहे हैं उनके ऊपर, इलेक्शन कमीशन, आप सुप्रीम कोर्ट भी गए, वहाँ से भी आपको वर्डिक्ट मिला है। उसमें क्लियर गाइडलाइन है कि अगर किसी भी एक सिटीज़न ऑफ इंडिया का वोट काउंट नहीं किया जा रहा है, उनको वोटर नहीं बनाया जा रहा है, फॉर्म 6 के माध्यम से आप अप्लाई कीजिए। अगर उसमें रिजेक्शंस आते हैं तो रिजेक्शंस में क्लाउज दिए जाते हैं कि वाई रिजेक्टेड, आपके पास कौन से डॉक्यूमेंट नहीं है,
तो ये चीज़ें तो क्लियर गाइडलाइन है। अगर आप बोलिए कि बांग्लादेश को लाके सिटीजन बना दो, पाकिस्तान को लाके सिटीजन बना दो, श्रीलंका को लाके सिटीजन बना दो, तो ये तो कोई बात नहीं हुई। तो मुझे लगता है, जैसा कि मैंने बताया, कि विपक्ष के पास मुद्दा ही नहीं है, तो उन्हें कोई ना कोई एक मुद्दा चाहिए जो सबको टच कर रहा है। ऐसा यार बिल्कुल बिहार में इलेक्शंस है तो बिहार के इलेक्शंस को टच कर रहा है, तो उनको एक कुछ भी चाहिए था तो उन्होंने ये मुद्दा उठाया। मेरे हिसाब से ये कोई मुद्दा ही नहीं है। ठीक है, चलिए। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर बड़ी बात होती है। ये कहा जाता है कि अपराध बढ़ गया। पटना में भी कई कारोबारी की हत्याएं हो गई दिन में, और अलग अलग इलाके से भी इस तरह की खबरें सामने आई। तो ये उस पर विपक्ष ने बड़ा सवाल खड़े किए। तो इसको लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा, चूँकि ये कहा जाता था कि नीतीश कुमार के शासन में जो है वो लॉ एंड ऑर्डर उनकी यूएसपी है, तो उसको आप किस तरीके से देख रहे हैं लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे को आने वाले चुनाव में? देखिए, लॉ एंड ऑर्डर इज़ एडमिनिस्ट्रेटिव एंड गवर्न बाय होम मिनिस्टर ऑफ बिहार, और वो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं। आपने देखा होगा कि जिस हिसाब से भी चाहे जो भी घटनाएं हुई हो, वो कोई घटनाएं ऐसा नहीं है कोई एक ग्रुप एक एरिया को लीड कर रहा है। इट्स लाइक आपस की दुश्मनी है, किसी ने किसी को कुछ कर दिया। लेकिन उस टाइम ये देखा जाता है कि इन व्हाट टाइम, इन विच टाइम हम लोगों ने कार्रवाई करी, हमारे गवर्नमेंट ने कितनी जल्दी उसकी कार्रवाई करी, और क्या सबके सब पकड़े गए? सबके सब आज के डेट में जेल में हैं, उनके ऊपर स्पीडी ट्रायल्स चल रहे हैं, हमारे पास एविडेंसेस हैं, हम उनको जो भी लॉ हमारी बोलती है उसके हिसाब से उनको सज़ा मिल रही है। तो घटनाएं होती रहती हैं। कौन सा ऐसा विकसित देश है जहाँ घटनाएं नहीं होती? लेकिन द टाइम, द फैक्टर कि कितनी देर में हमारी पुलिस कार्रवाई करती है। और मैं तो अपने एडमिनिस्ट्रेशन से काफ़ी खुश हूँ, मैं अपने पुलिसिंग से काफ़ी खुश हूँ कि उन्होंने काफ़ी क्विक रिस्पॉन्स करते हुए सबके सबको पकड़ा, और सब आज के डेट में जेल में है, और जल्द ही उनको लॉ के हिसाब से सज़ा भी मिलेगी। ठीक, बहुत शुक्रिया। जी न्यूज़।